हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि महात्मा गांधी अपियर टू इंडियन पीजेंट एज ए सेवियर, सपोर्ट द स्टेटमेंट। महात्मा गांधी जो थे वो इंडियन पीजेंट के लिए एज ए सेवियर थे, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। मेनी पीजेंट्स बिलीव गांधी वुड रेस्क्यू देम फ्रॉम हैवी टैक्सेस एंड ऑप्रेसिव ऑफिशियल्स। तो जो पीजेंट्स थे उनका क्या मानना था, वो लोग क्या बिलीव करते थे कि जो गांधी जी है वो क्या करेंगे, उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको बचा लेंगे जो हेवी टैक्सेस है उससे, और साथ में जो ऑप्रेसिव ऑफिशियल्स है, जो ब्रिटिशर्स है, उन लोगों से भी उनको बचा लेंगे, ठीक है। ही एडोप्टेड ए सिंपल लाइफ स्टाइल, ठीक है, धोती चरखा ये सब उन्होंने एडोप्ट किया। दैट मेड हिम रिलेटेबल टू द रूरल मास, और ये सब देख के जो रूरल पीपल है वो उनसे रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि बाकी जो पॉलिटिशियंस है अपना कोट पजामा सब पहन के आते थे, बट आपका जो गांधी जी थे वो क्या करते थे, सिंपल लाइफ स्टाइल जीते थे। हिज प्रेजेंस रेस्ट होप ऑफ रिस्टोरिंग डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी इन विलेज लाइफ। उनका जो प्रेजेंस था वो जो है होप जो था लोगों का कि उनका जो लाइफ है वो बेटर हो जाएगा, उनका जो डिग्निटी है वो वापस आ जाएगा, उस चीज़ को लेके जो उनका होप था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया गांधी जी के वजह से, ठीक है। सम पीजेंट्स इवन एट्रीब्यूटेड मेरिकुलस पावर टू हिम, रीइंफोर्सिंग हिम हिज सेवियर इमेज। और बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स थे जो कि क्या करते थे, उनको एट्रीब्यूट किए थे मिरेकुलस पावर। मिरेकुलस पावर मतलब क्या होता है, जादुई शक्ति जो है, इस तरह से भी उनको आइडेंटिफाई करते थे कि इनके पास मैजिकल पावर्स है, ठीक है। और इससे उनका जो सेवियर वाला इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 चेंजेस दैट वर ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1900 BC इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड व्हाट कुड हैव ब्रॉट दिस चेंजेस। 1900 BC के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो चेंजेस देखने को मिला है उनमें से 2 चेंजेस आपको बताना है, और ये चेंजेस क्यों आया होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्टिव हड़प्पन साइट्स डिक्लाइन आफ्टर 1900 BCE। तो हमें पता है कि 1900 BCE के बाद जो हड़प्पा के एक्टिव साइट्स थे, जो भी साइट्स मतलब पहले से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, मतलब जहाँ पे कुछ हुआ करता था, वो सब जो है डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। अर्बन सेंटर्स जो है श्रिंक, मतलब कि अर्बन सेंटर्स जो है वो गायब होने लगा, डूबने लगा, मतलब इस तरह से कह सकते हैं। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड अपियर टू हैव रिड्यूस। जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन था, ठीक है, ट्रेड था, वो सब जो है क्या होने लगा, कमने लगा। क्राफ्ट नहीं है, ट्रेड नहीं है। देर वॉज इंक्रीजिंग रीजनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि जो मतलब रीजनलाइजेशन था प्रोडक्शन का, मतलब कुछ कुछ रीजन में प्रोडक्शन हो रहा था, और मैक्सिमम जो एरियाज थे उधर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था पहले की तरह, ठीक है। और इसके पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, डिक्लाइन इन ट्रेड नेटवर्क, रिवर शिफ्ट, इकोलॉजिकल स्ट्रेस, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग रीजन्स है जो कि आपने पढ़ा है कि डिक्लाइन फॉर हड़प्पन का जो रीजन्स है वो क्या क्या हो सकता है। वही सब में से अगर आप 1-2 लिख देंगे तो आपका जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश इन बंगाल एग्जाम्पल द परमानेंट सेटलमेंट प्रॉब्लमेटिक फॉर पीजेंट्स। जो भी रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश का बंगाल प्रेसिडेंसी में, जैसे कि आपका परमानेंट सेटलमेंट हो गया, तो ये सब जो है पीजेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। ऐसा क्यों था ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जो कि आपका 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ज़मींदार फिर फिक्स रेवेन्यू पेयर्स। जो ज़मींदार थे वो लोग क्या थे, फिक्स रेवेन्यू पेयर्स थे, मतलब उनको फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है पे करना है। उससे मतलब नहीं है कि उसको कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, बट उनका एक फिक्स है कि परमानेंट अमाउंट है जो कि आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ द फेल द लैंड कुल बी ऑक्शन, और अगर वो लोग फेल हो जाते हैं रेवेन्यू देने में तो उनका जो लैंड है उसको ऑक्शन किया जा सकता है, मतलब उसको नीलाम किया जा सकता है, ठीक है। द फिक्स्ड हाई रेवेन्यू बर्डन नॉट कंसिडर्ड पुअर हार्वेस्ट लीडिंग टू डिस्ट्रेस एंड इंडेप्टनेस फॉर पीजेंट। और जो फिक्स था, हाई रेवेन्यू था, ठीक है, फिक्स हाई रेवेन्यू, उसमें मतलब इस चीज़ के बारे में फोकस नहीं किया गया था कि जैसे कि आपका बर्डन, जैसे कि आपका जो पुअर हार्वेस्ट हो गया, ठीक है। पुअर हार्वेस्ट मतलब किसी ईयर क्या होता है कि आपका हार्वेस्ट नहीं हुआ अच्छे से, तो उस वक्त ऐसा नहीं है कि आपको कम पैसा देना है, उस वक्त भी आपको सेम पैसा देना है। तो इससे लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, और इनडेप्टनेस भी देखने को मिला है, मतलब लोग जो है वो कर्ज में डूब रहे थे, ठीक है। द इंटरमीडिएटरी रोल ऑफ जमींदार एंड मनी लेंडर इंक्रीज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स। और जो ज़मींदार था, ठीक है, और मनी लेंडर्स था, उनका जो रोल था इंटरमीडिएटरी, मतलब कि वो लोग बीच में थे, ठीक है, मतलब पीजेंट और जो आपका
मतलब ब्रिटिश है उनके बीच में वो लोग कनेक्ट कर रहे थे। तो उनका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उनको पैसा तो देना है, ठीक है। तो लोग अब खुद के जेब से तो पैसा देंगे नहीं, वो लोग पीजेंट से मांगेंगे। तो पीजेंट से पैसा लेके वो लोग देने लगे, या फिर उस पर हार्वेस्ट का कोई मतलब चीज़ जो है वो रह नहीं गया। मतलब हार्वेस्ट अच्छा नहीं है तो पैसा कम देना है, ऐसा नहीं रह गया। तो इससे पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा था, ठीक है। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, डिफाइन द टर्म जोतदार एंड एक्सप्लेन वाई जोतदार बिकम ए पावरफुल फिगर इन मेनी एरियाज ऑफ रूरल बंगाल। जो जोतदार है वो कौन थे, और वो लोग बहुत सारे बंगाल के रूरल एरियाज में बहुत ही पावरफुल बन गए। तो इसका रीज़न आपसे पूछा गया है, ठीक है। ए जोतदार वाज ए रिच पीजेंट और इंटरमीडिएटरी इन बंगाल हु हैड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड ऑफन हैड इकोनॉमिक कंट्रोल इन द विलेज। जो जोतदार थे वो लोग क्या थे, रिच पीजेंट्स थे। वो लोग बहुत ही, वो लोग भी किसान ही थे, वो लोग ज़मींदार नहीं थे, वो लोग किसान थे, बट वो लोग बहुत ही अमीर थे और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर हुआ करता था, क्योंकि उनके पास बहुत ज़मीन था और ज़मीन के साथ उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी था, ठीक है। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एंड मनी लेंडिंग। वो लोग किन चीज़ों पे कंट्रोल करते थे, लोकल ट्रेड हो गया आपका विलेज टू विलेज, या फिर आपका जो छोटा मोटा ट्रेड होता है उन पे उनका कंट्रोल रहता था। साथ में वो लोग मनी लेंडिंग भी करते थे। अगर फार्मर्स को पैसा का ज़रूरत हुआ तो कौन पैसा देता है, जोतेदार देते थे, ठीक है। मोबालाइज रियोट्स, मतलब कि अगर कोई दंगा फसाद हुआ तो इन सब चीज़ों को भी वो मतलब लीड करते थे, जैसे कि ज़मींदार के खिलाफ या फिर रेवेन्यू डिमांड्स के खिलाफ। मतलब कि ज़मींदार के खिलाफ और रेवेन्यू डिमांड जो बढ़ रहा है उस चीज़ के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसमें लोग लीडर होते थे, ठीक है। एंड लिव्ड इन द विलेज गिविंग देम सोशल इन्फ्लुएंस। और जो ज़मींदार थे वो विलेज के बाहर रहते थे, बट जोतेदार क्या थे, विलेज के अंदर रहते थे। तो इससे एक सोशल इन्फ्लुएंस था उनका, सोसाइटी में उनका एक मतलब वैल्यू था, ठीक है। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोइंस इन अर्ली स्टेट इकोनॉमीज इन इंडिया। लाइक आपका एग्जाम्पल इन द किंग्स फार्मर एंड टाउन पीरियड। इन सब जो अर्ली इकोनॉमीज थे इंडिया में, इनमें कोइंस का क्या इंपॉर्टेंस था, इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कोइंस क्यों यूज़ होते थे। कोइंस फैसिलिटेट ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग ए स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज रेदर देन बार्टर। कोइंस के यूज़ करके वो लोग ट्रेड कर सकते थे। कोइन को एज ए वो लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब पैसे के हिसाब से यूज़ करते थे। दे हेल्प इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस एंड सपोर्टेड द एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी एंड टाउन्स। और कोइन के वजह से कोई भी अगर सरप्लस अमाउंट उनको मिलता है तो उसको लोग क्या कर सकते थे, एक्यूमुलेट कर सकते थे, स्टोर करके रख सकते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो आपका कमर्शियल एक्टिविटी है या फिर टाउन है उनको एक्सपेंड करने के लिए उनके पास सफिशिएंट पैसा होता था, ठीक है। द यूज ऑफ कोइन ऑल्सो इंडिकेट मोनिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, सेंट्रलाइज अथॉरिटी स्टेट्स इशूइंग कोइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो कोइंस का यूज़ एक और चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो इकोनॉमी है वो मोनिटाइज हो चुका है, मतलब उसमें एक फॉर्म ऑफ मनी है जिसको यूज़ किया जा रहा है, और आपका सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जैसे कि स्टेट्स है जो कि कोइंस इशू करता है, राजा है जो कि कोइन इशू करता है, ठीक है। और बहुत सारा अलग अलग रीजन्स को इंटीग्रेट किया जा रहा था कोइंस का यूज़ से, ठीक है। तो कोइन इन्हीं सब चीज़ों में यूज़ होता था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि आपको मतलब एग्ज़ाम में बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपका 8 मार्क्स होता है, ठीक है। तो इसके आंसर बहुत ही अच्छे से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ द सोल्ट लॉ और सोल्ट टैक्सेशन इन द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो जो सोल्ट लॉ था, ठीक है, सोल्ट पे जो टैक्स लगाया गया था उसका क्या रोल था आपका नेशनल मूवमेंट जो राइज हुआ उसमें। इसमें सिंपल से आपको जानना है कि जो सोल्ट टैक्स था, ठीक है, उसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा हम लोग को नेशनल मूवमेंट में। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, सोल्ट टैक्स वॉज ए सिंबल ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। सोल्ट टैक्स जो था वो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन था, ठीक है, उसका एक सिंबल था कि मतलब कि नमक जैसे बेसिक चीज़ पे अगर वो लोग इतना टैक्स लगा रहे हैं तो वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। द ब्रिटिश मेंटेन मोनोपोली ओवर सोल्ट मैन्युफैक्चर एंड इम्पोज ड्यूटीज। ब्रिटिश जो था वो मोनोपोली मेंटेन करके रखा था, मतलब कि ब्रिटिश के अलावा और भी कोई इंसान जो है वो सोल्ट को सेल नहीं कर सकता है, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, और उस पर बहुत सारे टैक्सेस वो लोग लगाते थे, ठीक है। तो इससे जो गरीब लोग हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। क्यों? क्योंकि नमक जो है वो तो हर कोई खाता है, तो अब नमक पे अगर इतना टैक्स लगाएगा तो जो पुअर पीपल है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्ट मार्च जो है 1930 का, ठीक है, लेड बाय गांधी डायरेक्टली टारगेटेड द सोल्ट लॉ मोबिलाइजिंग मास पार्टिसिपेशन। तो जो सोल्ट मार्च था गांधी जी ने जो किया था उसमें क्या हुआ, डायरेक्टली जो सोल्ट लॉ को टारगेट किया गया, और सोल्ट लॉ से हर कोई रिलेटेड था, जैसे कि आपका विलेजर्स हो गया, टाउन वर्कर्स हो गया, या फिर कोई भी है, हर किसी को सोल्ट चाहिए। तो इससे सभी लोगों ने रिलेट किया और इसलिए वो मूवमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा हो पाया, ठीक है। द सोल्ट स्ट्रगल ब्रॉट द नेशनल मूवमेंट इनटू रूरल इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम एलाइट एंड अर्बन टू ए मास मूवमेंट।
जो आपका सोल्ट स्ट्रगल था, जो कि क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट को रूरल इंडिया में लेके आया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम इलाइट एंड अर्बन टू ए मास मूवमेंट। पहले क्या था कि जो लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं या फिर जो ऊपर क्लास के लोग हैं वो लोग ही क्या करते थे, मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। बट जब से सोल्ट के ऊपर गांधी जी ने मूवमेंट लाया, तब से जो रूरल पीपल है वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे और ये एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। It demonstrated that even a small commodity, salt, could become the focus of resistance and mass politics। और इस चीज़ ने और एक चीज़ को दिखाया कि आपका जो छोटा सा एक कमोडिटी जैसे कि सोल्ट हो गया, ठीक है, वो भी आपका मास पॉलिटिक्स का, मास रेसिस्टेंस, ठीक है, उस चीज़ का एक सिंबल बन सकता है और इससे भी पॉलिटिक्स किया जा सकता है और चीज़ों को बदला भी जा सकता है, ठीक है। इट मेड द मूवमेंट रिलेटेबल टू ऑर्डिनरी पीपल। और इसलिए जो मूवमेंट है, सोल्ट मूवमेंट जो आपका हुआ था, ठीक है, सोल्ट सत्याग्रह, वो हर किसी को रिलेटेबल लगा, ठीक है, हर कोई उससे रिलेट कर पा रहे थे। द मूवमेंट एक्सेलरेटेड द ब्रेकिंग ऑफ कॉलोनियल लेजिटिमेसी, ब्रॉट रिप्रेशन इनटू द ओपन, इंक्रीज इंटरनेशनल पब्लिसिटी एंड चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनलिस्ट लीडरशिप एंड द मासेस। इससे क्या हुआ, आपका जो कॉलोनियल पावर था उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगा, ठीक है, और आपका जो मतलब मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा मास प्रोटेस्ट में बदल चुका था, ठीक है। इससे आपका जो इंटरनेशनल पब्लिसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, ठीक है। लोग जो है बाहर से भी अब जानने लगे थे कि इंडिया में इस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ वो लोग लड़ रहे हैं। एंड चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनलिस्ट लीडरशिप एंड द मासेस। और जो नेशनलिस्ट के लीडर्स थे, ठीक है, नेशनल लीडर्स जो लोग थे, जो लोग लीड कर रहे थे मूवमेंट को, उनका जो रिलेशन था, जो मास पीपल थे, मतलब जो पीजेंट्स वगैरह थे, उनके साथ जो मूवमेंट के वजह से उनका रिलेशनशिप जो है थोड़ा बेटर हो चुका था, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है कि सोल्ट लॉ हैज सर्व नॉट ओनली एज एन इकोनॉमिक ग्रीवेंस बट एज ए कैटलिस्ट फॉर मोबिलाइजेशन, मासिफिकेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। मतलब कि सोल्ट लॉ जो है वो बस आपका एक इकोनॉमिक वे में मतलब नहीं था, ठीक है, वो एक कैटलिस्ट मतलब कि उसने मूवमेंट को और फास्ट कर दिया फॉर मोबिलाइजेशन, मासिफिकेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। मतलब फ्रीडम मूवमेंट में सोल्ट लॉ ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द चेंज इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रूरल सोसाइटी। आपको इसमें क्या करना है, एनालाइज द चेंज इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रूरल सोसाइटी। जो आपका चेंजेस है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, ठीक है, और मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम में, और उसका जो क्या इम्पैक्ट पड़ा है रूरल सोसाइटी पे, उस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। जो आपका मेजर सिस्टम था वो था आपका परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल में लाया गया था 1793 में। और रईतवाड़ी जो था वो आपका मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लाया गया था, और महलवाड़ी आपका जो नॉर्थ इंडिया साइड में लाया गया था, ठीक है। तो ये सब आपका मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। बाकी अंडर परमानेंट सेटलमेंट क्या था, आपका फिक्स रेवेन्यू था, ज़मींदार इंटरमीडिएटरी थे और उनको फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था, तो इससे जो पीजेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। रईतवाड़ी सिस्टम में क्या था, इंडिविजुअल पीजेंट एज डायरेक्ट पेयर। इसमें क्या था कि मिडिल मैन को हटा दिया गया, ज़मींदार को हटा दिया गया, और जो पीजेंट्स है वो डायरेक्टली किसको पे करेंगे, ब्रिटिश को पे करेंगे। और इसमें रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा हाई था। पीजेंट सब्जेक्ट टू मनी लेंडर एक्सप्लॉइटेशन, और पीजेंट को मनी लेंडर से उधार लेके देना पड़ता था, तो इसलिए उनको एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। जो आपका महलवाड़ी सिस्टम है, ठीक है, विलेज एस यूनिट, रेवेन्यू एसेस ऑन विलेज बेसिस, स्टिल इंटरमीडिएट्स एंड हाई बर्डन, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम जो था उसमें भी विलेज को एज ए यूनिट लिया जाता था, रेवेन्यू को एसेस किया जाता विलेज के बेसिस पे, मतलब पर विलेज रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल पर्सन नहीं था, इसमें भी इंटरमीडिएटरीज भी थे, और साथ में बर्डन जो था वो बहुत ज़्यादा था रेवेन्यू का, तो इसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। रूरल सोसाइटी पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंक्रीज इंडेप्टनेस, ठीक है, इंडेप्टनेस को बढ़ाया। इंडेप्टनेस मतलब क्या होता है, आपका कर्ज में ज़्यादा लोग रहने लगे, ठीक है। लैंड एलियनेशन मतलब कि लैंड जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। इमरजेंस ऑफ मनी लेंडर्स आने लगे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग एंड शिफ्ट टू कैश क्रॉप। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि रूरल सोसाइटी में देखने को मिला इन सब चीज़ों के बाद, ठीक है। इसका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी था, मतलब सोसाइटी पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि लॉस ऑफ सिक्योरिटी फॉर पीजेंट्स के पास सिक्योरिटी नहीं था, ठीक है। ग्रोथ ऑफ टीनेंट एंड शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। माइग्रेशन होने लगा, रूरल अनरेस्ट हम लोग को देखने को मिला, जैसे कि आपका एग्जाम्पल में डिकन रॉयट्स हुआ था, वो सब चीज़ हम लोग को देखने को मिला। तो इस तरह से बुरा इम्पैक्ट ही जो था आपके रूरल सोसाइटी में देखने को मिला, जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस हुआ था ब्रिटिश के दौरान। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है,
अर्बन सेंटर वेर नॉट जस्ट स्पेसेस ऑफ ट्रेड बट ऑल्सो ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल एंड आइडियोलॉजिकल चेंज। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। डिस्कस विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ अर्ली स्टेट एंड टाउन्स इन इंडिया। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्बन सेंटर्स वेर नॉट जस्ट स्पेसेस ऑफ ट्रेड बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट सोशल एंड आइडियोलॉजिकल चेंज। अर्बन सेंटर में आपका बस ट्रेड नहीं होता था, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होता था, जैसे कि आपका सोशल आइडियोलॉजिकल, मतलब सोसाइटी और आइडियाज़ जो है वो भी चेंज होते दिखते थे हमें। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको मतलब डिस्कस करना है। रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ अर्ली स्टेट एंड टाउन इन इंडिया, जो हमारे अर्ली स्टेट और टाउन है इंडिया में, उसको रेफर करते हुए हम लोग को इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, Towns emerge around trade, craft, religious centers. They become hubs of social interaction, exchange of ideas, mobility of people. तो टाउन्स जो है वो कहाँ पे इमर्ज हुए, आपका ट्रेड, क्राफ्ट, रिलीजियस सेंटर्स उधर इमर्ज हुए। दे बिकम हब्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब कि वो लोग क्या बनने लगे थे, सोशल इंटरेक्शन का हब बनने लगे थे। अलग अलग जगह से लोग आते थे, आइडियाज़ जो है एक्सचेंज करते थे, लोग जो है मूव करते थे। ठीक है, अर्बन सेंटर फैसिलिटेटेड द राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक क्लासेस। और अर्बन सेंटर में क्या हुआ, आपका नए इकोनॉमिक क्लासेस आए, जैसे कि आपका मर्चेंट्स, आर्टिशियन, विच चैलेंज ओल्डर एग्रीगेरियन एलाइट्स एंड चेंज सोशल हायरार्की। और उनके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे अलग जो आगे के चीज़ें थे, ओल्डर जो एग्रीगेरियन एलाइट्स थे, एग्रीकल्चर सोसाइटी में जो पहले से मतलब एलाइट्स पीपल थे, बहुत ही ऊपर क्लास के लोग थे, उन लोगों ने चैलेंज किया। मतलब क्योंकि ये लोग मर्चेंट्स, आर्टिशियंस, इनके पास अच्छा खासा पैसा भी था, और इससे क्या हुआ, आपका सोशल हायरार्की जो था चेंज हुआ कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन मतलब रूल करेगा, ये सब थोड़ा चेंजेस देखने को मिला हम लोग को। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ सिटीज लेड टू द स्प्रेड ऑफ स्क्रिप्ट लिटरेसी, न्यू आर्किटेक्चरल फॉर्म्स। और जो सिटीज़ ग्रो हुआ उससे बहुत कुछ स्प्रेड हुआ, जैसे कि आपका स्क्रिप्ट्स हो गया, और लिटरेसी मतलब एजुकेशन भी स्प्रेड होने लगा, और आर्किटेक्चर के फॉर्म्स मतलब नए नए टाइप ऑफ बिल्डिंग्स बनने लगे, जैसे कि टेम्पल, स्तूपास, फोर्ट, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, गिल, प्रीस्थोड्स, ये सब मतलब अलग अलग चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ सिटीज़ के वजह से। आइडियोलॉजिकली टाउन्स हेल्प द स्प्रेड ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़। और अगर आइडियोलॉजिकल चेंज देखा जाए तो टाउन से क्या हुआ, आपका रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब जो है स्प्रेड होने लगा। ठीक है, पेट्रोनाइज बाय स्टेट एंड अर्बन इलाइट्स। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, आपका स्टेट मतलब गवर्नमेंट, और कुछ अर्बन इलाइट्स जो कि मतलब मर्चेंट्स वगैरह है, वो लोग इसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, टाउन स्टेट कॉम्प्लेक्स बिकम एरोस ऑफ स्टेट पावर, कैपिटल सिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, लिंकिंग रूरल हिंटरलैंड विद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। और जो टाउन स्टेट था, ठीक है, वो आपका स्टेट के मतलब गवर्नमेंट के पावर का एक हब बन गया। ठीक है, वहाँ पे कैपिटल सिटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स है, और रूरल हिंटरलैंड मतलब जो रूरल एरिया से आसपास का, उसको भी कनेक्ट करने लगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि अर्बन सेंटर दस प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन स्नैपिंग अर्ली इंडियन स्टेट्स इकोनॉमिकली, सोशली एंड आइडियोलॉजिकली। मतलब कि जो अर्बन सेंटर्स है उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिला है। जो अर्लियर इंडियन स्टेट्स थे उनमें मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो जो हमारा आज का वीडियो था यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, हमने जो भी क्वेश्चंस किए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमें बताइए कमेंट्स में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही।